आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली बड़ी खबर आ रही है गया से। गया में पटना के 2 व्यवसायी की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोली मारकर दोनों व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। शेरघाटी इमामगंज मार्ग के हरिहरपुर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो व्यवसायी थे वो पीतल बर्तन के कारोबार से जुड़े हुए थे। दोनों इमामगंज के रानीगंज में गए थे सामान देने। घटना के वक्त गैस लेकर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गया में पटना के 2 व्यवसायियों की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोली मारकर दोनों व्यवसायी की हत्या की गई है। और अरुण है अपडेट। अरुण, अपडेट क्या है फिलहाल? अपडेट यह है कि अपराधियों का किसी तरह का चल पाया, लेकिन मौके से कई थाने पुलिस अरुण, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। घटना के वक्त कैश लेकर लौट रहे थे व्यवसायी और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। 2 व्यवसायी जो कि पटना के रहने वाले थे गया में, उनकी हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कैश लेकर लौट रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। और सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, सीतामढ़ी में महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। चाय दुकान चलाती थी ये महिला, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। देर रात घटना को अंजाम दिया गया है। रीगा मिल चौक के पास ये घटना घटी है, जहां महिला की हत्या की गई है। चाय दुकान चलाती थी महिला। तो देर रात घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रीगा मिल चौक के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। चाय की दुकान चलाने वाली महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। कारणों का अब तक पता नहीं चला है। और राकेश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राकेश, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि सावित्री देवी नामक महिला थी जो चाय दुकान चलाकर अपना गुजर बसर कर रही थी और देर रात की घटना है। अपराधी इसके चाय दुकान में घुसे और ये सो रही थी। उसी समय इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बेरहमी से इसके गला का काट कर इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस छापेमारी जरूर कर रही है और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। बाढ़ आने के साथ ही सीमांचल इलाके से बाल तस्करी शुरू हो जाती है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर कार्रवाई की है और 10 बच्चों का रेस्क्यू किया है। बच्चों को अररिया से दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है। फिलहाल बच्चों को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया है, जहां इनकी काउंसलिंग की जानी है। बस उतार के जब बस की तलाशी की गई, उसमें 10 बच्चे जो थे वो दिखने में भी छोटे पाए गए और उनकी उम्र भी, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 18 वर्ष से कम पाई गई। जो एक व्यक्ति थे जो कि सभी लोगों को लेके जा रहे थे, उनको आगे की प्रक्रिया के लिए रोका जा रहा है और आगे की प्रक्रिया जो भी। और अगली खबर है छपरा से, जहां के रायपुर रसूलपुर मुख्य मार्ग टूटने के 48 घंटे बाद स्थानीय लोगों ने आने जाने के लिए चचरी का पुल बना लिया और इस चचरी के पुल के बन जाने से 8 गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। नहर का बांध टूटने के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया था और इसके कारण 8 गांव के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया था और ऐसे में लोगों ने खुद चचरी का पुल बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो लोगों ने खुद चचरी का पुल बना लिया। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो सरकार उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है और यह माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में घोषणा हो सकती है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। इसके प्रभावी होने की घोषणा अगले 2 दिन में सरकार के स्तर से हो सकती है। शिक्षकों की सेवा शर्तों में ऐच्छिक स्थानांतरण, पदोन्नति का लाभ, सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे इसमें शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवा सामान्य सरकारी शिक्षकों के समतुल्य हो सकती है।
और आइए बताते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई सेवा शर्त है उसमें खास क्या होगा। तो सेवा शर्त में वेतनमान समेत अन्य मांगे शामिल होंगी और इसके बाद शिक्षकों को प्रमोशन का भी लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। अगर उनके परिजन टीईटी पास हैं तो शिक्षक बनेंगे, अगर पास नहीं हैं तो क्लर्क बनेंगे। तो शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इसकी जानकारी कल ही दी थी। ऐसा कोई डेट कहना मुश्किल है, पर इतना जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आरंभ से ही शिक्षकों के प्रति हमेशा उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए हमेशा सोचते रहे हैं और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम लोग उनके लिए अनुकंपा का, चाहे सेवा शर्त, इस सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। वो समय कब आएगा ये कहना एग्जैक्ट मुश्किल है। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। 4203 शिक्षकों की सेवा नियमित करने की मांग है। तो एक और डिमांड अतिथि शिक्षकों ने रखा है सीएम के सामने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार इसकी घोषणा कर दे, ये चाहते हैं। 7 महीने के बकाये वेतन की भुगतान की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा शिक्षकों ने सीएम से वादे को याद कराया, एक बार फिर उनसे 7 महीने के बकाये वेतन देने की उन्होंने मांग की है। अतिथि शिक्षकों की ये मांग है। शिक्षकों ने सीएम से वादे को याद दिलाया है। इसके अलावा राज्य उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने ये मांग की है। और राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर, सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव का प्रभारी बनाया है। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने, चुनाव में जीत दिलाने की अब जो जिम्मेदारी है बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की भी हो गई है। बिहार में भूपेंद्र यादव के साथ अब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा संभालेंगे। और जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक जो एक गेम कह सकते हैं, इसमें एक बड़ी रणनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो फडणवीस को बिहार की कमान, और विपक्ष के नेता भी हैं महाराष्ट्र में। देवेंद्र एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक लंबा अनुभव है और संघ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। तो प्रोफाइल काफी बड़ी है, लेकिन बिहार के संदर्भ में क्या कुछ होना है ये बाद में पता चलेगा। तो देवेंद्र फडणवीस बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए जा सकते हैं और बीजेपी नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने का स्वागत किया। उम्मीद ये जताई गई है कि बीजेपी इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे हैं। दोबारा भी वही मुख्यमंत्री चुने जाते, जनता ने उन्हीं पर मोहर लगाया था और दुर्भाग्यवश शिवसेना के धोखेबाजी की वजह से नहीं हो सके। एक अनुभवी और तेज तर्रार नेता हैं। अगर उनको हमारी पार्टी ने यहाँ के चुनाव को देखने के लिए, संपन्न करने के लिए अगर भेजा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। चुनाव प्रभारी तो बनेंगे, ठीक है, अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं। और चुनाव प्रभारी का काम है कि जितना सीट मिलती है उस सीट पर जीतना, यही काम है। और इधर तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। आरजेडी की चुनावी तैयारी बीजेपी जेडीयू ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो निश्चित रूप से उजागर करेंगे और निश्चित रूप से इस बार जनता तैयार है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेगी महागठबंधन और बिहार की जनता। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जी ये पहले बताइए कि आप 15 साल में आपके माता पिता का जो राज था बिहार में, क्या बिहार का क्या स्थिति था? सब लोग से छिपा हुआ नहीं है। आप जनता को आज अपोजिशन है, सत्ता सरकार की कमियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जनता के साथ रहते तब ना आपकी कमियों के बारे में सुनता। आपने कुछ किया तो है नहीं। अब आप सरकार की कमियों को लेके जाने वाले हैं। तो सरकार ने जनता के घर घर में राशन पहुंचाया।
तो पिछले कुछ दिन से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उसके बाद अब जेडीयू नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। ललन सिंह के बाद जय कुमार सिंह ने भी चिराग पासवान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो खुद दिल्ली में बैठा हो वो नीतीश कुमार के कार्यों पर क्या उंगली उठाएगा। ये अध्यक्ष है, इसी में हमारे गठबंधन का एक साथी रहे हैं। एक बार भी बिहार की धरातल से कभी देखने का प्रयास नहीं किए। दिल्ली से असेसमेंट किस प्रकार की कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं आप? जिस प्रकार की उनकी भाषा चल रही है, नहीं लगता है कि सहयोगी की भाषा है और बहुत ये गलत है। जहां देश और दुनिया नीतीश कुमार जी को प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए कोरोना के आंकड़ों को जानते हैं कि बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो चली है और कल जो सामने आए आंकड़े वो 4000 से कम जरूर थे, लेकिन डराने वाले थे। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चुनावी साल है और ऐसे में जांच और सुविधा को लेकर सियासत जारी है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर जांच और व्यवस्था को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है और सदन में दिए अपने बयान को सही ठहराया है। भ्रम उसमें पैदा कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6100 जांच कहा है। बहुत साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष समझ लें कि 6100 जांच के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन के आरटी-पीसीआर की क्षमता के बारे में बताई है। दरअसल कोरोना की जांच पर तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर झूठा आंकड़ा देने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 आरटी-पीसीआर जांच की बात कही थी, जो गलत है। सीएम ने सिर्फ 6,100 जांच की बात कही है। दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। इधर तेजस्वी के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, तो वहीं एनडीए ने तेजस्वी पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया है। जनता के लिए सरकार झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। जो आने वाले 2 महीना में जो पुल ध्वस्त हो रहा है, अप्रोच ध्वस्त हो रहा है, अब सरकार ध्वस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव का कोई मुद्दा नहीं है। कल कह दिए कि भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है नीतीश कुमार जी। अरे भ्रष्टाचार के विश्व पितामह आपके पिताजी है, होटवार जेल में है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तेजस्वी यादव को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आंकड़ों पर चले गए। तेजस्वी यादव को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो 10,000 पर सवाल उठाते थे, आज हम लाख का आंकड़ा को छू रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन से ज्यादा आमजन को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुशांत केस की। तो सुशांत केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना था। सभी पक्षों ने लिखित में अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया। 5 पक्षों के जवाब में जो सबसे अहम बात रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि पटना में दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि रिया की याचिका प्रभावहीन है। पिता की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि बिहार में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि सीबीआई को केस ट्रांसफर ना हो। सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि सीबीआई को जांच जारी रखने देना चाहिए। तो सुशांत के पिता की तरफ से जवाब में कहा गया कि बिहार पुलिस ने ही पहली एफआईआर दर्ज की। अब तक महाराष्ट्र में ना एफआईआर दर्ज हुई ना गिरफ्तारी हुई। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज करने को दुर्भावनापूर्ण बताया। सुशांत के पिता की तरफ से कहा गया कि मुंबई पुलिस पर परिवार को भरोसा नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि एकल पीठ सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं कर सकती। सुशांत के पिता की ओर से सीबीआई जांच के लिए आदेश देने की मांग की गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई पुलिस की जांच करने देने की बात कही गई है।
तो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का दावा है कि इस मामले में किसी पावरफुल व्यक्ति का हाथ है, इसलिए मुंबई पुलिस सही से जांच नहीं कर रही। हर घर घर में आज के दिन में ये चर्चा का विषय हो गया है और मुंबई पुलिस ही एक है जो इस चर्चा में इसको दबाना चाह रही, बाकी सबको उभारना चाह रहा है कि भाई सच्चाई तो पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसलिए ये जो है बड़ा ही इनका संदेह में चल रहा है इनका व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट को इसको बड़े कड़े नजर से देखना चाहिए। तो ये है जो कि ऑनरेबल जज ने भी उस दिन हियरिंग के दौरान पूछा रिया के वकील से कि आपने तो खुद ही सीबीआई की मांग पहले भी की थी, फिर आपने हलफनामे में भी कह दिया कि आपको सीबीआई चाहिए, तो आज के दिन अब आपके पिटीशन में बचा क्या? महाराष्ट्र सरकार तो पिटिशनर है नहीं, कोई रिलीफ तो क्लेम कर नहीं सकता है। तो रिया ने खुद ही सीबीआई मांगी थी और अभी भी मांग रही है और हम भी सीबीआई मांग रहे हैं, तो सारे पक्ष जब सीबीआई मांग रहे हैं तो फिर आज के दिन में इस पिटीशन में बचा क्या? इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई ऐसी निकलेगी जो कि पूरा देश चमक जाएगा कि भाई ये क्या इसमें। इधर सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मुंबई पुलिस के पास सुशांत की जो डायरी है उससे छेड़छाड़ की गई। नीरज बबलू की माने तो पुलिस उसके सामने सुशांत की डायरी लेकर गई थी और तब डायरी के पन्ने फटे नहीं थे। सुशांत की हत्या की गई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता, सीबीआई की जांच से ही सब कुछ सामने आ जाएगा। तो ये नीरज बबलू का कहना है कि डायरी का कोई पन्ना फटा नहीं था जब मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर उन डायरी को गई थी, लेकिन जब डायरी सामने आई तो उसके कई पन्ने फटे हुए हैं। डायरी सुशांत शुरू से लिखा करता था और जब ये घटना घटी हम लोग मुंबई आवास पे थे तो मेरे सामने में पुलिस के द्वारा डायरी उठा के ले गया और जाया गया था। तो डायरी में बाद में पता चला कि कुछ छेड़छाड़ किया गया, कुछ पन्नों को फाड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी डायरी से जो मटेरियल अभी मीडिया के सामने आ रहा है, जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसमें कुछ चीजें लिखा हुआ सामने आया था कि अपने आप को वो कैसे प्रमोट करना चाहता था। अपना देखने वाला सुशांत था, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ये तमाम चीजें हम लोगों को पहले ही से विश्वास था। अब लगता है कि वो जिस तरह की चीजें सामने आ रहे हैं तो इससे ये स्पष्ट होते जा रहा है कि वो सुसाइड नहीं, उसकी हत्या हुई है और जांच से हर कुछ सामने आ जाएगा। यह आशा उम्मीद जगी है कि सीबीआई। तो सुशांत की डायरी में अनंत राज छिपे हैं। डायरी में एक मिस्ट्री गर्ल का जिक्र है। कौन है वो मिस्ट्री गर्ल, क्या है उस मिस्ट्री गर्ल की हकीकत, आप जरूर जानना चाहेंगे। सुशांत की डायरी में मिस्ट्री गर्ल। डायरी में दर्ज सुशांत की मोहब्बत। 2020 के लिए देखा गया सुशांत सिंह राजपूत का हर एक ख्वाब अधूरा रह गया। वो अपनी मौत के बाद सवालों की ऐसी दुनिया छोड़ गए जो रह रहकर उनके प्रशंसकों और परिवार को साल रही है। जरा सोचिए, जिस सुशांत सिंह राजपूत ने अपने भविष्य को लेकर एक सजीली दुनिया को बुना था, वही सुशांत अनगिनत सवालों के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डायरी सामने आने के बाद कई बातें बहुत हद तक साफ हो रही हैं, तो कई बातें बेहद उलझा भी रही हैं। सुशांत की डायरी के उन्हीं पन्नों में से कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसमें किसी मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में जहां उनके भविष्य के लक्ष्य को तय किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जिंदगी की कहानी को भी बयां किया गया है। डायरी बताती है कि फैमिली वैल्यूज के अलावा वो किस तरह से अपनी जिंदगी एक हिसाब से जीना चाहते थे ताकि रिश्तों में किसी भी तरह की तकलीफ न हो। अपनी डायरी में किसी लड़की का जिक्र करते हुए सुशांत लिखते हैं, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, किसी को खोना नहीं चाहता, मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, वो मेरी जरूरतें पूरी करती है। सुशांत ने अपनी डायरी में कोड के जरिए गर्लफ्रेंड का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी को देखकर यह भी लगता है कि वो गलत फहमियों को कभी बड़ा नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा रिश्तों में साफ गोई से रहना चाहते थे। उसको मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत मतलबी है। कईयों के लिए ये रिश्ता बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए मुझे उससे बचना चाहिए।
मैंने हार मान ली। मैं उसको ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता जब मैं अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता हूँ। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का जिक्र नहीं है। यह डायरी साबित करती है कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को लेकर कितने गंभीर थे। इतना ही नहीं, सुशांत की यह डायरी साबित करती है कि जाने अनजाने भी वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम देश और दुनिया में छिड़ी है, उसमें अब उनकी पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे और इंसाफ हासिल करेंगे दी। फिलहाल हर कोई इस मामले में अब जल्द से जल्द सुशांत और उनके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, क्योंकि सुशांत को लेकर लड़ी जा रही ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाम दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री सीएम रहते लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बना चुके हैं और 6,878 दिन के कार्यकाल का यह रिकॉर्ड है और 12 साल 227 दिन का यह रिकॉर्ड तक सीएम रहे और 2,271 दिन से पीएम बने हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।